हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम हमें आपका चाहिए केवल, और बहुत अच्छे से पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुल 5 चीज़ों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे और पूरे 5 वीडियो होंगे इसके। पहला होगा राष्ट्रपति का, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 63 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। और कैग 148 में। इस पूरे 5 टॉपिक को 5 अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और राष्ट्रपति के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति क्या है और इसका निर्वाचन, कार्यकाल, सारी चीज़ों के बारे में। तो अनुच्छेद 52 सबसे पहले शुरू होता है। अनुच्छेद 52 देखिए 1 से लेकर अनुच्छेद 51 और 51 तक, ये हम बाद में इसका वीडियो देखते हैं। पहले आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं किस पे, राष्ट्रपति से, ताकि आपको पहले थोड़ा सा फीलिंग हो इंडियन पॉलिटी को जानने को और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप थोड़ा सा आपको मन लगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी टॉपिक है दोस्तों, आप केवल बने रहिए हमारे साथ। देखिए अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सिर्फ इतनी सी बात। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलो 52 ने मान लिया मैंने, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों कि जो संघ है ना, इसकी कार्यपालिका शक्ति माने पूरा का पूरा कार्य करने की जो पावर है, कार्यपालिका शक्ति संघ की, संघ यानी केंद्र की, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी दोस्तों? राष्ट्रपति में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। ऑप्शन दिया रहता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक कोई और ऑप्शन लीजिए मंत्रिपरिषद। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति में निहित होती है। और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये बात भी कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 53 में। तो आप याद कैसे करोगे? देखो यहाँ पे क्या है? 3 सेना और यहाँ पे क्या है? 3, ठीक है। तो 3 से 3 को आप याद रखो, 3 से 3 को याद रखो कि अनुच्छेद 53 कहता है कि वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा और कार्यपालिका शक्ति भी किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 52 तो सिंपल है, उसमें खाली इतनी बात है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मान लिया होगा। इसी तरह अनुच्छेद 63 में पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस इतनी सी बात। तो 2 तो हमको ऐसे याद हो गए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति हो तो उसकी योग्यता क्या होगी, ठीक है। हम देखिए सीरियल इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि पढ़ाने का एक अलग मेरा तरीका है, आप पढ़ते चलिए, केवल सारे अनुच्छेद आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 58 बताता है योग्यता के बारे में, ठीक है। और क्या योग्यता बताता है कि कोई भी राष्ट्रपति जो होगा, पहली बात तो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात उसकी आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। देखिए ऐसा नहीं कि लोकसभा का सदस्य हो, क्या कर रहा है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य हो, यानी उसके पास योग्यता हो लोकसभा के सदस्य बनने की, ठीक है। इसके अलावा चौथा चीज़ है कि वह लाभ के पद पर न हो। बहुत लोग इस चौथे वाले टॉपिक को ना ऐसे हल्के में ले लेते हैं कि लाभ का पद पर ना हो। तो लाभ के पद का मतलब क्या है? देखिए 35 साल क्या है? मतलब कम से कम 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो आगे हम लोग जब लोकसभा वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें बताएंगे लोकसभा सदस्य की बनने की योग्यता क्या होती है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। आइए हम यहाँ जान लेते हैं पहली बात कि लाभ का पद क्या होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 102 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 102 में। तो कैसे याद करोगे यार कि अनुच्छेद 102 में लाभ का पद दिया है और अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया। देखिए लड़के क्या करते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई कम से कम कितनी जरूरी होनी चाहिए? एक तो होता है 1 to 8, दूसरा है 9 to 12, ये होता है 1 से लेकर 12 तक का स्टैंडर्ड। तो 1 to 8 यानी कम से कम 8 साल, कम से कम 8 तक पढ़ा लिखा होना, 9, 10, 11, 12 नहीं, कम से कम 8 तक। तो 8 से आप बना लो कुछ कि 8 योग्यता को दर्शाता है, यानी 58, 8 से 58 मिल गया 58, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से अपना लो आप, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ 102 बोल रहा है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं शादी विवाह जाते हैं तो वहाँ न्योता करना होता है ना। न्योता हम लोग नॉर्मली कितना करते हैं? सबसे अब 51 रुपये का, 21 रुपये, 11 रुपये का जमाना है नहीं यार, कम से कम 101। तो 101 नहीं 102 रुपया कर दोगे तो लाभ हो जाएगा, यानी लाभ का पद। तो ठीक है, तो याद करने का सिर्फ एक तरीका है। तो संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करता है, यानी उनको निर्धारित करता है और बताता। और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है, ये शब्द प्रयोग हुआ है लाभ का पद। लेकिन ना
संविधान में ना इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया, इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई कि लाभ का पद मतलब क्या। केवल इतना कहा गया कि संसद के सदस्य की योग्यताओं का निर्धारण करने के लिए लाभ का पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। तो इसके बारे में जब संविधान में कुछ नहीं कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की। भाई जो देखिए आता है क्वेश्चन कि संविधान को व्याख्या करने का अधिकार किसका है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, जो चीज़ें संविधान में नहीं है या कुछ ऐसी लैंग्वेज में है जो समझ से परे है, तो उस चीज़ की व्याख्या करने का अधिकार किसको होगा, उच्चतम न्यायालय को होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान दीजिए खाली। उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या में कहा कि कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है, मतलब सरकार के अधीन कोई भी काम करता हो, सरकार का अधीन मतलब प्राइवेट नौकरी नहीं करता हो, गवर्नमेंट नौकरी करता हो, वो सरकार का अधीन कोई भी काम करता हो, वो क्लर्क हो, वो चपरासी हो, वो किसी बड़े पोस्ट पर हो, बाबू हो, कुछ भी हो, मतलब सरकार के अधीन किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है और बदले में वेतन, फीस, कमीशन या कोई अन्य सुविधा इस तरह का प्राप्त, अन्य सुविधा मतलब टीए, डीए इस तरह का कुछ प्राप्त करता हो, तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर माना जाएगा और उसका पद लाभ का पद माना जाएगा। बस ख़त्म बात। यानी कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट से किसी भी तरह का अगर इनकम लेता है, चाहे वो फीस के रूप में, वेतन के रूप में, कमीशन के रूप में या टीए डीए के रूप में, अगर कोई भी सुविधा प्राप्त करता है तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति लाभ के पद पर है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, परंतु संसद को एक अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया, परंतु संसद विधि बनाकर यानी कानून बनाकर ऐसे किसी भी पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है। मतलब अगर संसद चाहे ना तो एक कानून बना सकती है कि हम इस चीज़ को लाभ का पद पे नहीं मानेंगे, मतलब एक कानून बना सकती है। भाई देखिए संसद क्या है, संसद माने पावरफुल, कभी भी अगर संसद को इस तरह का ज़रूरत हुआ तो संसद एक काम कर सकती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कभी ज़रूरत हो तो, फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमने देखा राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है। चलिए अगर एक योग्य राष्ट्रपति हमें मिल गया हो तो चलिए निर्वाचन कर लेते हैं उसका। उसके निर्वाचन को दोस्तों बताया गया अनुच्छेद 54 में और 56 में दोस्तों कार्यकाल है, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में बताया गया उसके निर्वाचन के बारे में। देखिए अभी हमने पढ़ा 58 से फिर पहुंच गए 54, और 54 से पहले 53 था, तो 53 में 3, तो 3 माने तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति। अब 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। तो देखिए निर्वाचन में बात करते हैं। देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, देखिए ये संविधान है और यहाँ ना पॉइंट्स पे फोकस करिए। मैं वैसे सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, आंसर दिया जाता है। देखिए किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाता है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अंतर है दोस्तों इसमें, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और खाली सदस्य में अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि देखिए संसद में ना अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें, अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो जब हम राज्यसभा की बात करते हैं और जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में ना राष्ट्रपति 2 लोगों को नियुक्त करता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को नियुक्त करता है। यानी राष्ट्रपति कुल कितने लोगों की नियुक्ति करता है संसद में, कुल 14 लोगों की नियुक्ति करता है। एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने लोगों को नियुक्त करता है। क्या ऑप्शन देगा, कुल कितने, अब बोलेगा संसद में, तो संसद में 12 यहाँ 2 यहाँ 14 मारेंगे उत्तर। बहुत जल्दी में हड़बड़ी में लोग 12 टिक करते हैं कि 12 तो राज्यसभा में करता है, लोकसभा में तो 2 करता है एग्लो इंडियंस को, ठीक है। तो हो गया है आपका 14, तो कुल 14 लोग नियुक्ति करता है। अब हमको एक बात बताइए कि हाँ ऐसा क्यों दिया, इसका रीज़न जानिए आप। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है और अगली बार, तो यहाँ भारत में क्या है ना कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, वो अगली बार भी लड़ सकता है। जैसे प्रणब मुखर्जी हैं, अभी उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 26 जुलाई को, ठीक है, तो वो फिर से लड़ सकते हैं चुनाव अगर चाहें तो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि किसी पार्टी निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, जैसे बीबी गिरी लड़े थे, ठीक है, तो वो लड़ सकते हैं। तो बात आती है कि अगर उन्होंने 14 लोगों की नियुक्ति संसद में की होगी और दोबारा वो चुनाव के लिए खड़े होंगे जब, तो ये 14 लोग तो उन्हीं को वोट करेंगे ना, क्योंकि इन 14 लोगों की नियुक्ति कौन किया है, प्रणब मुखर्जी। इसलिए यहाँ कहा गया नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोगों को हम नहीं शामिल करेंगे जो जो नियुक्त किए गए। हम किसको शामिल करेंगे, जो सदस्य चुन कराए हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनको हम संसद मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा बनाएंगे और जो नियुक्त हुए उनको हम हिस्सा नहीं बनाएंगे। बस इतनी सी बात है, कॉन्सेप्ट है खाली अब,
ठीक है। आगे क्या कहता है कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यहाँ भी वही हाल है, राज्यों में निर्वाचित सदस्य। अब सोचो कि राज्य में तो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति इनडायरेक्टली नियुक्त करता है। कैसे? देखिए, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया 29 राज्यों के राज्यपाल को, और राज्यपाल ने वहाँ की विधानसभाओं में, जैसे यहाँ एंग्लो इंडियन होते हैं, एक एक रखा जाता है, वहाँ पे एक होता है, जैसे यहाँ पे 2 हैं लोकसभा में, वहाँ विधानसभा में एक एक रखे जाते हैं, तो 29 लोगों को रख दिया। अब भाई राज्यपाल की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति ने किया है तो कभी ऐसा हो सकता है कि सारे राज्यपाल उसका फेवर कर दें, तो इसलिए यहाँ भी कर दिया गया नहीं, क्या बोला जाएगा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा कह रहा है, जिसमें दिल्ली व पांडिचेरी भी शामिल है। तो इसको अलग से मैंने क्यों लिखा, रीजन है, देखिए 29 राज्य हैं हमारे देश में, ठीक है ना, 29 राज्यों के पास, सभी के पास क्या है, अपना विधानसभा है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए विधानसभा वाले शामिल होंगे, यहाँ संसद के दोनों सदन शामिल, मतलब यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल हो रहा है, लेकिन राज्यों में क्या होगा, विधानसभा शामिल हो रहा है। आपके दिमाग में अगर ये बात बन रही है कि राज्य का जो विधान परिषद होता है वो क्यों नहीं शामिल होता है, तो इसका भी उत्तर है, ठीक है। देखिए, सारे राज्यों में विधानसभा है नहीं, ठीक है ना, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा तो है, विधान परिषद है नहीं, सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसलिए अगर हमने, जैसे मान लीजिए अभी एमपी का एग्जांपल लीजिए, एमपी में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विधानसभा दोनों है। अगर हमने ये कह दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद वाले भी भाग लेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश भाग ले रहा है और मध्य प्रदेश भाग नहीं ले रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। इसलिए कहा गया कि भैया विधान परिषद वाले भाग ही नहीं लेंगे। कौन भाग लेगा, खाली विधानसभा वाले। तो 29 राज्यों में जहाँ जहाँ विधानसभा, सारे जगह विधानसभा, ये भाग ले लिए। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी में भी क्या है, वहाँ भी विधानसभा बनी हुई है। अरे दिल्ली में विधानसभा नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, यानी विधानसभा है, और पांडिचेरी में भी है, ठीक है ना। पांडिचेरी का देखिए नाम बदल दिया गया, उसका नाम पुदुचेरी हो गया है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा उसको, पुदुचेरी, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे भी विधानसभा है, इसलिए ये भी शामिल होते हैं। तो 29 राज्य और 2 ये, कुल मिला के कितने शामिल होते हैं स्टेट, तो 31 स्टेट क्या होते हैं, 31। अब आपकी एग्जाम में क्वेश्चन फंसा दिया, क्या बोला, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने राज्य शामिल होते हैं। राज्य में उसने समझ लिया, दोनों चीज़ों को दे दिया कि हम मानेंगे विधानसभा वाले भी और मतलब राज्य भी मानेंगे, केंद्र शासित भी मानेंगे, तो उत्तर आपका क्या होगा, 31। और खाली राज्य पूछे तो क्या होगा, 29। तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तीसरी बात कि इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। आपके एग्जाम में तीनों बात पूछता है, कभी कभी देता है कि ये वाला देगा, ये वाला देगा, ये वाला देगा, कोई एक देता है, ठीक है। तो तीनों का मतलब आप समझिए पहले कि इसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। अनुपात क्या होता है, अनुपात 2 लोगों में होता है दोस्तों। कितने लोगों में होता है, 2 लोगों में। मान लीजिए 50-50% है, यानी आधा आधा। जब भी 51 होगा तो जाहिर बात है कि 49 होगा, तो ये 1 वोट से जीत गया। यानी जो भी आधे से अधिक पाएगा, जितना भी वोट पड़ा होगा उसका आधे से अधिक पाएगा, वो जीत जाएगा। तो वही कहलाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्योंकि इसका चुनाव डायरेक्टली होता नहीं है। डायरेक्टली मतलब क्या जनता चुनती है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, क्या आप वोट करेंगे, आपके घर वाले वोट करेंगे, आपके पड़ोसी वोट करेंगे, नहीं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष है। क्या याद करना है इसमें, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतलब सभी को एक एक बार वोट देना है। तो ये बात यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वोट तो हम एक ही बार देते हैं ना, 2 बार तो देते नहीं हैं। इसका दोस्तों कहने का मतलब ये था कि हर व्यक्ति का एक मत होगा। कितना मत होगा, 1 मत होगा, ठीक है ना। जितने भी लोग सदस्य होंगे उनका कितना कितना मत होगा, वो एक ही बार वोटिंग कर सकते हैं, दोबारा वोटिंग नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो तीनों बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं इसके कार्यकाल के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं कवर करूँ, ठीक है। तो कवर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, और फिर क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो और इसी के लिए आप बने हो, तो इसमें तो कंजूसी मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, आपकी बात अलग है, ठीक है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, अनुच्छेद 56 बताता है दोस्तों इसके कार्यकाल के बारे में। तो कैसे याद करें, देखिए 55 साल में लोग रिटायर होते हैं। रिटायर कब होते हैं, 55 साल में। चलिए हमने 56 कर दिया, राष्ट्रपति 1 साल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। याद करना है, तरीका बनाइए कुछ। अगर आपको कोई और विधि आ रही हो तो आप किसी और विधि से याद कर ले, नहीं याद हो रहा हो तो आप इस तरह से सोचिए। जैसे मैंने बताया था 1 से 8 तक 58, तो क्या था, योग्यता। 54 पे क्या होता है, निर्वाचन हो जाएगा। कार्यकाल क्या हो जाएगा, 56 पे। तो देखिए इसका कार्यकाल क्या होता है, शपथ ग्रहण की तारीख से
5 वर्ष, जिस दिन शपथ ग्रहण करेगा उसी तारीख से 5 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा। इससे पहले अगर वो चाहे राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसको देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर वो भी नहीं है तो क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको दे सकता है। ठीक है, देखिए और देखिए, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल से महाभियोग क्या होता है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 57 एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, इसमें दिया गया है पुनर्निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में बताएगा दोस्तों? पुनर्निर्वाचन के बारे में कि पुनर्निर्वाचन का देखिए, कभी भी कोई राष्ट्रपति मान लीजिए त्यागपत्र दे दिया या अचानक से उसकी मृत्यु हो गई तो टाइम होता है 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद को हमें फिल कर देना है। 6 माह से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। 6 माह के अंदर आपको राष्ट्रपति पद का चुनाव कराना है, आपको मतलब निर्वाचन आयोग को, ठीक है ना, और ये पद भर दिया जाना है। तो 6 माह का टाइम होता है। आइए अब बात करते हैं कि एक अभी हमने पढ़ा ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। तो कार्यपालिका माने क्या होता है? क्या है कार्यपालिका? तो कार्यपालिका की शक्ति मीन्स क्या है? देखिए, कार्यपालिका में कुल 3 तरह की शक्तियाँ होती है और 3 तरह के कार्य होते हैं। एक विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को लिखा है और इसको डिस्क्राइब किया हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए विधायी कार्य, ठीक है ना, विधायी कार्य, इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अंग होता है। ठीक है ना, देखिए जब भी संसद अकेले नहीं बनती है, संसद 3 लोगों को मिला के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक संसद नहीं बनता है। आप सोचते हैं अगर कि संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, तो नहीं, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। और ऐसा कहाँ लिखा है? आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 79, वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। चलिए, संसद का अंग होता है कौन? राष्ट्रपति, पहली बात। चलिए दूसरी बात क्या है कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। मतलब अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा ना तो कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। विधेयक माने क्या होता है दोस्तों? विधेयक माने बिल होता है। विधेयक माने क्या होता है? बिल। जब तक कोई विधेयक पास नहीं होगा ना तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। एक्ट नाम सुना ना, अधिनियम, एक्ट। तो एक्ट तब बनता है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। जैसे जीएसटी का पहले बिल आया था तो आपने बार बार पेपर में दिया जीएसटी बिल, अब जीएसटी एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया। ठीक है ना, तो बिल और एक्ट में ही अंतर। राष्ट्रपति का साइन हुआ, एक्ट हो गया, नहीं साइन हुआ, बिल है, बस इतनी सी बात है। तो अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे तो कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है, कठपुतली होता है। आज आपको पता चलेगा राष्ट्रपति क्या क्या करता है। ठीक है, आइए, तो पहले तो आप देख ही रहे हैं कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 सत्र होते हैं, ठीक ना, अलग अलग, मानसून सत्र और शीत सत्र और बजट सत्र, ऐसे 3 सत्र होते हैं। तो सत्र को आहूत करने का काम और सत्र को सत्रावसान करने का, मतलब उनको समाप्त करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहाँ से, तो आप ये आहूत करना और सत्रावसान करना ये फोकस करेंगे। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियाँ। निषेधाधिकार शक्तियाँ शॉर्टकट में कुछ बोलिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है यहाँ पे। इसका नाम है दोस्तों वीटो पावर, कि राष्ट्रपति के पास क्या वीटो पावर होती है। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर। देखो बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको मैं बताऊंगा कि राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या होता है। तो 3 तरह के वीटो पावर इसके पास होते हैं। एक होता है संपूर्ण या अत्यंतिक निषेधाधिकार, दूसरा निलंबनकारी, तीसरा जेबी वीटो यानी जीवी निषेधाधिकार। दोस्तों निषेधाधिकार मतलब निषेध माने मना कर रहा है, अधिकार माने ऐसा अधिकार, ऐसा अधिकार जो मना करने वाला हो, वही क्या है? निषेधाधिकार है। ठीक है ना, यानी निगेटिविटी को दर्शा रहा है। और वीटो में क्या है? यही सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, संपूर्ण निषेधाधिकार क्या कहता है? मान लीजिए संसद है, संसद मतलब तीनों, संसद कोई बोलेगा तो आपका दिमाग किस पर जाना चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पर तुरंत, और अनुच्छेद 79 पर। ठीक ना, देखिए संसद से अगर कोई विधेयक पारित होता है,
चलिए लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से, देखिए कोई नियम नहीं होता है कि पहले लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से, अरे कहीं से पास करो, दोनों से होने से मतलब है। लोकसभा राज्यसभा चाहे कहीं से भी शुरू हो कहीं पे अंत हो, उससे नहीं मतलब है। तो मान लीजिए कोई विधेयक पास होता है, अब आया राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के लिए, और मान लीजिए प्रणब मुखर्जी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। ओहो, उन्होंने कहा कि मैं इस विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं दोस्तों, होगा यह कि विधेयक जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। वहीं पे क्या हो जाएगा? नील बटा नाटक खत्म, कहानी खत्म, ठीक, क्लोज। ठीक है ना, विधेयक वहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त। इसीलिए तो कहा गया संपूर्ण निषेधाधिकार। ये क्या है? आत्यांतिक वीटो है, संपूर्ण निषेधाधिकार, यानी अब वह विधेयक कानून नहीं बन सकता, खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति साइन करने से मना किया तो क्या हो जाएगा? वो विधेयक पूर्णतः वहीं समाप्त हो जाएगा। ये नहीं थोड़ा मोड़ा नहीं, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए निलंबनकारी निषेधाधिकार क्या होता है? आइए, मान लीजिए संसद ने किसी विधेयक को पारित किया, अब करना था राष्ट्रपति को हस्ताक्षर, और राष्ट्रपति ने देखिए, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जैसे हम लोग ले जाते हैं एप्लीकेशन लिख के टीचर के पास बिना पढ़े साइन मार देता है, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो राष्ट्रपति के जो लोग होते हैं उनको सहायता देने के लिए वो लोग बताते हैं कि इस विधेयक में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करना लिख गए, वो आँख बंद कर हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इस बिल को पढ़ता है कि इस विधि में क्या लिखा हुआ है, क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा है, ख़राब है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा पद है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो बीवी होती है, जो पत्नी होती है, वो देश की प्रथम महिला कही जाती है। तो एक सम्मानित, एक बड़ा पोस्ट है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए पहुंचता है, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या करता है? पुनर्विचार करने के लिए वह विधेयक वापस संसद में भेज देता है। मतलब चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा, जहाँ से आता है लास्ट टाइम वहीं पर उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है कि भैया इस पर आप लोग थोड़ा सोच विचार लो, ये सही है, अपनी बातें रख देता है वहाँ पे पुनर्विचार के लिए। अब भैया, अब मोदी जी के, मान लीजिए मोदी जी ने कोई बिल पास करवाया लोकसभा राज्यसभा से, गया राष्ट्रपति को हस्ताक्षर दिया, राष्ट्रपति ने उसे क्या किया? पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। तो अगर लोकसभा राज्यसभा को लगता है कि यार हाँ सोचने वाली बात है, यहाँ कुछ चेंजिंग चाहिए था, परिवर्तन होना चाहिए था, गलत है, तो लोग फटाक से परिवर्तन कर लेंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है और कैसे राष्ट्रपति लौटा दिए, तो संसद में वह विधेयक फिर से पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? और अगर संसद में विधेयक पुनः पारित हो गया तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए जो पहला वाला था ना, वहाँ मना कर दिया गया, तो ऐसे में राष्ट्रपति पावर में आ जाता है। तो कुछ पावर तो मंत्रिपरिषद में भी होनी चाहिए ना, क्योंकि मान लीजिए देश के लिए कोई कानून बन रहा हो और कोई अच्छा व्यक्ति राष्ट्रपति ना हो, कोई मतलब कि समझ लीजिए कि बहुत सूझबूझ टाइप का व्यक्ति ना हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति गलती से बन जाए तो ऐसे मौके का दुरुपयोग करने लगेगा। तो इसलिए यहाँ बाध्यता दी गई राष्ट्रपति को कि नहीं, आप साइन करने के लिए बाध्य हैं, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में कानून विधेयक जो होता है वो कानून बनने से कुछ समय के लिए रुक जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है निलंबनकारी। देखिए लेट होगा कि नहीं, एक बार पास होके आया, फिर से विचार करो, फिर से पास करो, दोनों जगह फिर जाएगा, तो टाइम लगा ना, इसीलिए बोला गया निलंबनकारी है, निलंबनकारी। ठीक है ना, इसमें लेट हो गया। ठीक है ना, जेबी वीटो क्या होता है दोस्तों? ये सबसे फेमस वीटो है। क्या है? देखिए संसद से अगर कोई विधेयक पारित होता है और राष्ट्रपति ना तो हस्ताक्षर करे ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, दोनों काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? इन जेबी माने जेबा में, जेबी माने जेबा पॉकेट में, समझे ना, अनिश्चित काल के लिए इस विधेयक को अपने पॉकेट में सुरक्षित कर रख लेगा, कुछ नहीं बात करना है। कोई व्यक्ति ना उससे पूछ भी नहीं सकता है कि सर आप जो है विधेयक क्यों नहीं पास कर रहे, पूछने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति की मर्जी है, जब मन करेगा पास करेगा, जब मन करेगा पास मतलब जब मन करेगा हस्ताक्षर करेगा। यही क्या है? जेबी वीटो है। यानी अनिश्चित काल के लिए जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित कर लेता है, न तो हस्ताक्षर करता है ना पुनर्विचार के लिए संसद में भेजता है। अगर हस्ताक्षर नहीं करता तो कैंसिल हो जाता, संपूर्ण निषेधाधिकार वापस भेज देता, निलंबनकारी, दोनों काम नहीं किया, जेबी लग गया। ठीक है, और ऐसी घटना सिर्फ एक बार हुई है भारत में, सन 1986 में। सन 1986 में दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, अच्छा इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ज्ञानी जैल सिंह जो अनपढ़ राष्ट्रपति थे, ये आप ध्यान दीजिए, जैसे अकबर अनपढ़ था उसी तरह ये भी अनपढ़ थे। तो दोस्तों अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एक चीज़, मैं ना राष्ट्रपति के आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का वीडियो बनाने जा रहा था, तो आज मैं उस चीज़ के बारे में लिख रहा था,
तो मैंने जैसे 2-3 पेज लिखा ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बुक किताबों में दिया होता ना कि वीवी गिरी पहले निर्दलीय राष्ट्रपति थे, तो मैंने कहा कि बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती कि निर्दलीय क्यों थे, तो मैंने उसके पीछे ना रीज़न ढूंढा, तो मुझे बहुत सारे रीज़न मिले। और उनके लिए ना 2-3 चीज़ें और है, जैसे कि वो ट्रेड यूनियन के फादर्स थे, पीसेस का आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे उनके बारे में 3-4 बातें हमें पता चली। तो मुझे लगा यार ना कि तो बताइएगा फिर आप हमें कमेंट करके। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 में आया था दोस्तों, डाक संशोधन विधेयक, इस पर जेबी वीटो लगा दिया था, यानी जीबी वीटो का प्रयोग किया था। मतलब क्या कि मतलब इस विधेयक पे ना तो उन्होंने हस्ताक्षर किया, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस किया, तो जेबी वीटो का प्रयोग हो गया। और ये एकमात्र उदाहरण है। आगे है अध्यादेश जारी करना, यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 1, 2, 3 अनुच्छेद 123, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, जब भी ना कभी संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, तो पहले आप कहानी सुनो थोड़ी सी। जब भी कोई विधेयक पास करना होता है तो क्या किया जाता है, मान लीजिए पहले लोकसभा में जाएगा और फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक ही सदन चल रहा हो, एक सदन छुट्टी पे हो, तो विधेयक तो नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि एक सदन तो पास कर देगा, लेकिन जब दूसरा सदन आएगा तब ना भाई पास करेगा। या मान लो दोनों सदन छुट्टी पे चल गए हों, तो ऐसे कंडीशन में भी विधेयक नहीं आएगा बन के, तो विधेयक पास ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई तत्काल कानून बनाने की ज़रूरत आ पड़े भारत में, कभी कोई ऐसा मौका आ जाए कि तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हो, तो कुल विषयों पर जहाँ तक अधिकार है संसद को कानून बनाने का, उसमें ये अधिकार है कि राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कोई भी कानून लागू कर सकता है। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश एक जारी कर देगा और उसमें वो कानून टेम्परेरी रूप से लागू हो जाएगा। कैसे दोस्तों, टेम्परेरी रूप से, ठीक है। देखिए अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात, अब अध्यादेश तो जारी कर दिया, यानी बार बार ऐसा होने लगे तो कि बार बार अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति कानून बना दे, बार बार अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति कानून लागू कर दे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी अध्यादेश की एक वैलिडिटी होती है। क्या वैलिडिटी होती है कि दोबारा जब भी संसद सत्र में आएगा, छुट्टी के बाद जब दोबारा कभी भी बैठक होगी, तो उस बैठक से 6 सप्ताह, कितना दोस्तों, 6 सप्ताह के भीतर संसद की सहमति प्राप्त करनी होगी, ज़रूरी है। अगर सहमति नहीं प्राप्त करोगे तो अध्यादेश वहीं पे क्या हो जाएगा, विदल्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 6 सप्ताह के भीतर आपको प्राप्त करना है। एक और कंडीशन सुनिए, कोई भी 2 सत्र के बीच में जो मैक्सिमम गैपिंग हो सकती है वो है अधिकतम 6 माह की, यानी कहा गया है कि 2 सत्र के मध्य 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता, ठीक है। 6 माह से ज़्यादा छुट्टी नहीं हो सकती। मान लीजिए घटना है 10 जुलाई की, 10 जुलाई को संसद की छुट्टी हुई और 11 जुलाई को भारत में कोई तत्काल कानून लागू करने की ज़रूरत पड़ गई, तो 11 जुलाई को अध्यादेश से कानून बन गया, तो 6 महीना यहाँ से टाइम दिया जाएगा, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 10 जनवरी 2018 तक के अंदर फिर से संसद को बैठक कर लेनी है। हाँ, मैक्सिमम पीरियड है 6 माह, 6 माह के अंदर आपको बैठक कर लेनी है, मैक्सिमम 6 माह तक कर सकते हो। तो मान लीजिए 6 माह की छुट्टी डायरेक्ट मान लें उनकी यहाँ कि 10 जनवरी को दोबारा संसद में लोग आएँ, तो वहाँ से 6 सप्ताह का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 6 सप्ताह का। मतलब क्या हो गया, 6 महीना इधर मिल गया, 6 सप्ताह इधर मिल गया, यानी एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह होती है। नॉर्मली तो 6 सप्ताह के लिए होता है, लेकिन क्योंकि पीरियड में जो गैपिंग वो 6 माह की होती है, इसलिए इसकी पूरी वैलिडिटी बढ़ के कितनी हो जाती है, 6 माह 6 सप्ताह की, या कह सकते हैं 7.5 माह की। दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में देता है, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। तो ये हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के विधायी कार्य। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्य। तो अब आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति कितना काम का आदमी है, ठीक है। देखिए, संघ की समस्त कार्यपालिका की जो कार्यवाही होती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियां होती हैं जो मोदी जी घूम कर रहे हैं, ये भी किसके नाम से हो रही है, सब राष्ट्रपति के नाम से हो रही हैं। अनुच्छेद 356 जो हमें बताएगा आपातकाल, एक होता है, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो 356 देता है वो हमें किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए देता है। तो आप देखते होंगे जब कभी चुनाव आता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी उस समय अनुच्छेद 356 काम करता है। कौन सा, 356। और संघ स्तर के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं ना, उन पर नियुक्ति का भी काम किसका होता है, इस राष्ट्रपति का होता है। देखिए, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो, उनकी नियुक्ति यही करेगा। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होगा ये भी नियुक्ति करेगा। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय स्तर के अन्य आयोग जैसे महिला आयोग हो गया, ओबीसी का आयोग हो गया, SC ST आयोग हो गया, इन सब का भी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये जितने भी संघ स्तर के महत्वपूर्ण पद हैं ना, इन सभी पदों पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके अलावा विदेश में जो भी राजदूत हमारे भेजे जाते हैं या उच्चायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। एक आपका BHU हो गया, एक आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, कुल 4 हैं, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, तो इनका जो कुलपति होगा इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी करेगा। साथ में साथ प्रधानमंत्री, ओहो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाँ, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, साथ ही साथ उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो नियुक्ति की बात, ये तो रही नियुक्ति की बात, और यही इनका प्रशासनिक कार्य है। इनका न्यायिक कार्य क्या है? न्यायिक शक्तियाँ क्या है? तो एक क्षमादान की शक्ति है इनके पास अनुच्छेद 72 में, ठीक है। क्या कहता है अनुच्छेद 72? कि राष्ट्रपति किसी भी दंड को, दंड का अर्थ यहाँ पे किससे है? दंड या अपराध से है। तो किसी भी दंड को राष्ट्रपति क्षमा, परिहार, लघुकरण और निलंबित कर सकता है। मतलब समझिए, किसी भी दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर दे। लोग क्षमादान के लिए जाते हैं राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति हमारा फांसी माफ़ कर दिया, क्षमादान। तो राष्ट्रपति किसी दंड को क्षमा कर सकता है, जाओ, उसके पास ये पावर है। परिहार कर सकता है। परिहार माने क्या होता है दोस्तों? परिहार माने सज़ा के प्रावधान में परिवर्तन कर सकते। जैसे फांसी था, फांसी किसी को दी गई थी, कोई गया तो उस राष्ट्रपति ने क्या किया? यहाँ पे परिहार किया। परिहार मतलब उसको दे दिया उम्र कैद कि जाओ तुमको फांसी नहीं दी जाएगी, तुमको क्या कर दिया जाएगा? उम्र कैद। या किसी को उम्र कैद मिला था तो उसको कहा गया जाओ तुम 14 साल का तुमको सज़ा होगा। तो ये चीज़ें परिहार। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है परिहार में कि वह राष्ट्रपति का प्रक्रिया में भी चेंजिंग कर सकता है, ठीक है ना। समय को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है। इस तरह से लघुकरण यहाँ पे क्या समय को कम कर देगा, ठीक है ना। लघुकरण मतलब छोटे टाइम के लिए कर देगा, ठीक है ना। निलंबितकारी मतलब कि निलंबन कर देगा कि नहीं, दंड आपका माफ़ नहीं होगा, ये निलंबन हो गया, ठीक है। तो ये न्यायिक शक्तियाँ इसके पास है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसको सलाहकारी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वो क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से, दोनों एक दूसरे से, देखिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांग सकता है या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से कोई सलाह मांग सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि हमको सलाह मानना ही मानना है, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सलाह माने होता है क्या? सलाह बाध्य थोड़े होता है, सलाह तो आपके ऊपर है, आप मानो ना मानो, सलाह है, ठीक है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे बताया गया है अनुच्छेद 61 में, ठीक है ना। क्या कहता है अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में? देखिए, संसद के किसी भी सदन के द्वारा कम से कम, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन के द्वारा कम से कम उसके 1/4 सदस्यों द्वारा, 1/4 यानी 25% के सदस्यों के द्वारा संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। आरोप लग गया, 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। 14 दिन तक सब लोग शांत बैठेंगे, क्योंकि हमने अंगुली किस पे उठाई है? राष्ट्रपति पर, और यह भारत का सबसे बड़ा पद है, इसलिए कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। यदि उस सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो उस प्रस्ताव को अब दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और दूसरा सदन भी जब जाएगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो महाभियोग पूर्ण माना जाएगा और राष्ट्रपति को उसके पद से उतार दिया जाएगा, यानी उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग, छोटा सा है चीज़ें, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे दोस्तों। आप कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसके ऊपर और महाभियोग लगता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। किसके ऊपर? महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। अगर आपने पढ़ा है कि महाभियोग जो है, दिख रहा है आपको, कि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा बोलते हैं आपसे कैग वैग के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर, और कह दे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके ऊपर, इनके ऊपर लगता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। इन सबको दोस्तों साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। किसके आधार पर दोस्तों? साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। ये हम बाद में बातें करेंगे। राष्ट्रपति
पर महाभियोग लगता है सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है और किसी पे महाभियोग नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अगर सदस्य है तो उसको साबित कदाचार पर हम हटा सकते हैं, महाभियोग नहीं लगता उन पे। जब भी ये महाभियोग लगा पहली बार ना, मतलब जब ये प्रयोग में आया तो टीवी चैनल वालों ने क्या किया कि उस चीज़ को महाभियोग नाम से प्रचारित कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ राष्ट्रपति ट्रिक करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप अपनी बुक उठाइए और वहाँ चेक करिए, ठीक है। तो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप नए नए वीडियो से अपडेट हो पाएँ। और राष्ट्रपति का एक दूसरा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया था, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैं इस पॉइंट्स को बहुत डिटेल में इसका नोट्स तैयार कर रहा हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने का, तो अगर कर देता हूँ तो बहुत अच्छा है, तो आप उसको देखिएगा और उसको थोड़ा डिटेल में रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरी आदत जानते हैं, मैं कोई चीज़ शॉर्टकट में नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ देर आएगा, दुरुस्त आएगा, लेकिन अच्छा आएगा, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।